स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे प्रीवियस ईयर में और उनका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैथ की शिफ्ट कौन सी फर्स्ट है और डेट है 13 जैन, जो कि पिछले वर्ष हमसे मैथ में पूछी गई थी। इस तारीख को ये एग्जाम हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। श्यामा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 420 डेज, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 21 डेज। श्यामा एक काम को 420 दिन में कर सकता है, वह 21 दिन में कितना काम कर सकता है। भाई 420 दिन में पूरा कर सकता है तो 21 में कितना करेगा? भाई वो 21 ही करेगा। कितने में से? 420 में से। तो बताइए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/20। कैसे? 20 बन जा 20, 20 बन जा नहीं 21 बन जा 21, 21 2 जा 42। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2, यानी कि 1/20। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। अब सरल करना है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये जो छोटा है तो इसको आप इसमें से जब आप माइनस करोगे तो कितना होगा? 46 में से 27 माइनस होगा तो हो जाएगा 19 और बाहर दिया गया है 2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो 39 प्लस 38 है कि नहीं? इस ब्रैकेट में इतने ही बने। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 77। समझे? ये कितना हुआ? 77। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कितना हुआ ये 77। ये 77 हुआ इतना सॉल्यूशन ये। अब इसके बाद जब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हुआ तो ये आएगा 86 माइनस 77। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका? भाई बताइए। अब आपका बचेगा यहाँ पर 11। कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1024 माइनस 11 माइनस 19। तो 1024 माइनस 9 1 10 का 0 112। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यही तो होगा 9 1 10 का, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। तो जब आप इसको इसमें सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 996। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखना आपके एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दिए। ऑप्शन गलत नहीं था, ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे -19 नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन गलत भी आते हैं, इस चीज को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। तो बताइए अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो पूरा। तो 17 2 जा, ठीक है ना। अब डिवाइड सॉल्व हो गया तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। तो 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 28 बचेगा कि नहीं? 36 में से जब 8 जाएगा तो 28 बचेगा। अब ये 70 में से माइनस हो जाएगा। तो 70 में से जब माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42। कितना आया? 42। अब 42 इतना सॉल्व करने पे आया हमारा। तो जब यहाँ पर क्या लगा है? माइनस लगा है कि नहीं? तो ये इक्वेशन बनेगी 70 माइनस 42 ये वाले ब्रैकेट में, और यहाँ पर बचेगा 36 माइनस। तो 72 में से जब आप 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30। तो 36 माइनस 30 कितना आएगा? 6 कहाँ पर दिया गया है? हमें ऑप्शन ए में। समझे आप किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹11,500 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली। 11,500 रुपए का 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक दे। भैया त्रैमासिक दे का मतलब है आपसे जो ब्याज लगेगा वो 3 महीने बाद लगेगा। तो 1 साल में 3 के 4 महीने बन जाएंगे, यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि 3 महीने के गैप पर आपसे वो इंटरेस्ट लगेगा रेट में। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 5%। अब इंटरेस्ट की रेट तो 5% रहेगी, लेकिन समय कितना हो गया? समय हो गया 4 ईयर के इक्वल। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद आप ले रहे हो तो 1 साल को आपने कितने टाइम्स कर दिया? 4 बार। तो यानी कि रेट यहाँ पर क्या निकल के आएगी? 5 × 4। अब बोलो सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? ये जो 20% रेट निकल के आई ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। क्यों? क्योंकि अगर 20% से रेट तो ऊपर आएगी, लेकिन हम सीआई को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एसआई से भी निकाल सकते हैं। बोलो कैसे? क्योंकि ऑप्शन आपके दूर दूर है।
समझे कि नहीं, यहाँ पर 20% से ऊपर की रेट आएगी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह 20% मान के हम निकालें 11,500 का 20%, तो कितना आ रहा है हमारा, देख लीजिए आप, 0 0 0 0 2 5 10 का 0 3, 2300 रुपए के आसपास आ रहा है, मतलब 2300 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकाला भाई? सिंपल इंटरेस्ट। तो 2300 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? एक ही ऑप्शन है 2478। ये ऑप्शन तो बहुत बड़े हैं, ये छोटा ऑप्शन है, समझे। तो हमने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, दीपेश ने एक टीवी खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 50,500 रुपए की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजित है तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो परी को 3 वर्ष के बाद कंपनी को भुगतना है, मतलब भुगतान देना है। अब 5% लग रहा है तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 15%। ये 15% क्या है भाई? ये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 15% से ज्यादा आएगा क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन हम इस 15% से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आपके सारे के सारे दूर दूर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे किसका? 50,500 का 15%। 50,500 का 15%। सिंपल इंटरेस्ट कम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की रेट को रख के भी कंपाउंड इंटरेस्ट को एज्यूम कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि किस ऑप्शन के क्लोज है। अब देखो यहाँ पर 15% जब इसका आप निकालोगे तो कितना आएगा? 75 यानी कि ये 75 तो क्या आया? ये आया सिंपल इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज़्यादा होगा। तो 75 से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है? एक ही ऑप्शन है 7,960। बकाया ये ऑप्शन कितना छोटा है? ये ऑप्शन भी छोटा है और ये ऑप्शन भी छोटा है, तो आपने टिक कर दिया ऑप्शन डी। किस तरीके से आप समझ गए होंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करें। अब बताइए इसको सॉल्व करना है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई की औसत आयु 33 वर्ष। भाई एक्स प्लस वाई, इनकी अगर औसत आयु मतलब डिवाइड बाई 2, क्योंकि दोनों कितनी है भाई? 33 वर्ष। तो एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 66। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जेड की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। यानी कि उसका कहना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3, क्योंकि इनका एवरेज कितनी हो जाती है? 31। तो ये हो गई 31। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 393। अब हमसे बोला गया कि जेड की आयु क्या है? एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 66। तो यहाँ पर रख देंगे 66 प्लस जेड इक्वल 93। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 93 माइनस 66। तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 7। 8 में से 6 जाएगा 2, 27 ईयर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। किस तरीके से सॉल्व किया आप समझ गए हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 243 n/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1। तो इसको आप कर सकते होगे क्या? घातांक एवं करने वाला एक आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 243 को क्या लिखेंगे हम? 3 की पावर 5, क्योंकि 3 की पावर 5 n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 9 की पावर n का मतलब है 3 की पावर 2n, क्योंकि 3 की पावर 2 होगी तभी तो 9 होगी। और इसके बाद लिखा है 3 की पावर n माइनस 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये 5 से तो 5 कट हो गया, यानी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो ये जो पावर हैं जब इनके नीचे के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 3 की पावर n और ये पावर इसी में ऐड हो जाएगी, ये वाली। तो ये हो जाएगी n प्लस 2n प्लस 1। और ये जो पावर है ये पावर क्या होगी? ये पावर यहाँ पर जो है ये पावर भी प्लस होंगी, बट ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी माइनस 2n माइनस n प्लस 1। अब देखना यहाँ पर 2n से 2n कट हो गया। इसके अलावा और क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास केवल यही बचा, n से n कट हो गया। अब बचा यहाँ 1 यहाँ 1, यानी 3 की पावर बची 2, जिसका मतलब होता है 9। तो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है? 9, ऑप्शन सी। समझे हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए बाई बी प्लस बी बाई ए के बराबर 2 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है इसका मतलब होता है ए इक्वल बी, यानी कि ए बाई बी का मतलब हो जाता है 1/1, यानी ए की वैल्यू भी 1 बी की वैल्यू भी 1। तो रख के यहाँ पर चेक कर लो, अगर हम ए की जगह 1 रखें, बी की जगह 1 रखें, इसकी जगह 1 रखें, इसकी जगह 1 रखें, क्या हमें 2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप। तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 है, यहाँ भी होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना आएगा 2/2। आंसर कितना आएगा 1। किस ऑप्शन में दिया गया है हमें 1? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा आंसर क्या निकल के आया 2/2 हो गया, यानी कि 2 का 2 में डिवाइड दोगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिया गया था, ये क्यूब है, ये क्वेश्चन नंबर 10 गलत था, यानी कि ये क्वेश्चन आपको गलत दिया गया। अगर इसका आंसर आप निकाल सकते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत था, तो इसका बोनस मार्क्स मिला होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, जब क्रय मूल विक्रय मूल का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई क्रय मूल यानी कि CP, विक्रय मूल यानी कि SP, वो बोल रहा है जब क्रय मूल विक्रय मूल का 80% है, तो अगर विक्रय मूल 100 है तो क्रय मूल हो गया 80, क्योंकि इसी का तो 80% है। लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई कितना है देखना, 80 से 100 कितना है 20, किस पर है ये? CP पर, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी लाभ ज्ञात करते हैं तो वो क्रय मूल पर करते हैं, मल्टीप्लाई 100 4 25%। समझे आप? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी ने एक गाय और एक बैल को 3000 रुपए में खरीदा। उसने गाय को 20% लाभ और बैल को 10% की हानि पर बेचा, जिससे उसे पूरे मूल्य पर 2% का लाभ हुआ। गाय का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, बट आपने एक चैप्टर पढ़ रखा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब भी आपको परसेंटेज की 3 वैल्यू दे दी जाए और एक वैल्यू जो मिड की वैल्यू हमें दी जाती है, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं? तो आपने देखा होगा कि हमें बता रहा है 20% का लाभ, गाय थी और बैल था, इन दोनों को उसने क्या किया, किसी को बेचा खरीदा, यानी बैल को 3000 रुपए में खरीदा उसने, गाय को 20% लाभ और बैल को 10% की हानि पर बेच दिया। अब देखो गाय जो थी उसमें बोल रहा है वो 20% लाभ था, इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर 10% की हानि, तो हानि का मतलब माइनस साइन से, फिर बोल रहा है 2% का लाभ प्लस का 2%। अब देखो इनका जब भी हम क्रॉस निकालेंगे प्रोडक्ट तो कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस निकलता है, तो जब डिफरेंस इसका निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। बोलो कैसे? क्योंकि -10 और इसका भी डिफरेंस, तो कितना हो गया 12। और ऐसे ही जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा +20 और इनका डिफरेंस निकलेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 18। समझ में आया? तो अब इसको कट कर दो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 2:3 के भी। अब हमें कितना दिया गया, 3000 रुपए में खरीदा एक गाय और एक बैल को। यहाँ पर 2 वैल्यू और 3 वैल्यू दोनों का सम कितना हो रहा है 5, यानी कि 5 की वैल्यू है 3000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 600। हमसे किसके बारे में बोला गया है? हमसे बोला गया है गाय का लागत मूल्य क्या था। भाई गाय की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, क्योंकि ये 1 की वैल्यू 600 तो 2 की वैल्यू 1200। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यहीं पर हमसे वो पूछ ले कि बैल का लागत मूल्य क्या होगा, तो 601 की वैल्यू है और बैल में कितने निकल के आया 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, क्योंकि तभी तो दोनों का सम 3000 होगा ना। ये देखो गाय की 1200 और बैल की 1800, दोनों का सम कितना हो रहा है हमारा 0 0 8 to 10 का 0 1 3000। समझे आप? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% लाभ व दूसरे टेलीविजन पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई? याद रखना एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा नेट परसेंटेज का, x + y + xy/100।
अब ये कैसे लगाते सर? तो जैसे जैसे दो आपको रेशियो, 2 परसेंटेज दे दिए जाएं, एक लाभ और एक हानि का, तब हम नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, 20% का लाभ तो प्लस 20, यानी लाभ का मतलब प्लस, इसके बाद बोला 20% की हानि यानी -20, प्लस -20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, देखो ये तो पूरा हो गया 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 100, कितना बचेगा आपका यहाँ पर -4 यानी कि हानि हुई। माइनस का मतलब क्या है, सी, ऑप्शन सी, क्योंकि यही तो हमें बता रहा है कि आपको क्या हुआ है, माइनस साइन ही तो हमें बता रहा है, क्या माइनस साइन ही तो बता रहा है कि हमें क्या हुई है, हानि। समझ गए आपके नहीं, ऑप्शन सी है 4% की हानि। तो जब भी नेट परसेंटेज वाली बात आएगी तो हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित भिन्न है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में उचित भिन्न क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप क्या कहोगे कि सर बार बार पूछ लेते हो। देखो उचित भिन्न का मतलब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। फिर से सुनिए, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, बड़ा है यानी कि ये गलत, जिसका अंश उसके हर से छोटा हो गलत है, जिसका अंश उसके हर से छोटा हो। समझिए आप क्या बोला मैंने, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि मिश्रित नहीं, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये तो मिश्रित भिन्न है, समझ गए कि नहीं। उचित फ्रैक्शन या उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका अंश छोटा होता है उसके हर से, जिसका अंश छोटा होता है उसके हर से। चलो क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई डिवाइड देखिए, चेक कर लो, तो हो जाएगा 0.1, यही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.0, अरे आप देखोगे ना 3/300 में, तो हो जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 0, फिर 0.1, तो 0.01। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.009। इसके बाद ये कितना आएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.05, है कि नहीं। और ये वाला कितना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा छोटा, भाई ये वाला। सही बात है कि ये वाला ऑप्शन सबसे छोटा हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं, हमसे पूछा गया था सबसे छोटा भिन्न, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश ने अपनी आय का 5/9 भाग किराए पर और शेष का आधा। एक बार बताइए, उसका 5/9 भाग क्या किया उसने, आय का किराए पर, उसने ये भाग किराए पर दिया। अब बचा कितना भाई, टोटल पार्ट था 9, उसमें 5 चला गया तो बचा होगा 4, कितने में से, 9 में से। अब बोल रहा है और शेष का आधा परिवहन पर, इसका आधा कितना होगा भैया, इसका आधा हो जाएगा 2/9 परिवहन पर। उसने शेष राशि की बचत की, तो उसके पास देखो, उसके पास थी 4/9, यानी कि 5/9 जब किराए पे दे दिए तो बची 4/9, और उसका भी आधा उसने कहाँ पर खर्च कर दिया, परिवहन पर, परिवहन पर। तो बचा कितना होगा भाई, 4/9 में से 2/9 चला गया तो बचा 2/9। हमसे पूछा गया बचा कितना है भाई, 2/9। वैसे भी देखो 5 2 7 2 9, तो टोटल पूरा पार्ट निकल के आएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, 9। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन 19 से विभाज्य है। अब 19 से विभाज्य बताना है, तो भाई 19 से विभाज्य आप इसमें क्लियर देखो, आप एक बार ऑप्शन देख लिए ना तो आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है 38 19 57, जो कि 19 के टेबल में आता है, यानी कि 19 से भाग इसमें चला जाएगा 19 से, तो ऑप्शन डी क्लियर है कि नहीं। और अगर वैसे भी पता नहीं तो एक एक से आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व ऋतु की आयु x थी। एक बात बताइए, 3 वर्ष पूर्व ऋतु की आयु क्या थी, ऋतु क्या थी भाई, ऋतु की आयु थी x 3 वर्ष पूर्व। बट अगर हम आज की बात करें तो +3 ईयर उसमें हो जाएगा, यानी x + 3, यानी कि ये वर्तमान आयु है किसकी, वर्तमान आयु किसकी है, ऋतु की। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
निम्नलिखित में से राहुल की वर्तमान आयु कौन सी? अब देखो बोला गया है कि राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। ऋतु की वर्तमान आयु आई है x+3, इसमें से -5 कर देंगे तो ये किसकी निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी राहुल की। तो कितना आएगा इसका आंसर? x-2। समझे कि नहीं? राहुल की आयु कितनी निकल के आई? x-2। कैसे निकली? क्योंकि देखो ये थी ऋतु की आयु वर्तमान x+3, बट क्वेश्चन में बोला गया कि राहुल की आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो -5 कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो ये -5 में से ये 3 चला जाएगा प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि x-2। क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुभुज के 5 आंतरिक कोण प्रत्येक 140 डिग्री के हैं तथा शेष सभी आंतरिक कोण प्रत्येक 160 डिग्री के हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। आपको क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री इक्वल, ये इक्वल किसके होगा? ये होगा दोनों आंतरिक कोणों के। तो पहला आंतरिक कोण है कितना? पहला है 5 आंतरिक कोणों का योग है 140, तो 140 × 5। दूसरा आंतरिक कोण क्या होगा? n-2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 5 आंतरिक कोण दे दिए गए हैं, तो ये आंतरिक कोण माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 700 + 180 n - 900 हो जाएगा कि नहीं? अब इसके बाद क्या आएगा? यहाँ आएगा 180 n - 360 इक्वल, ये हो जाएगा 700 + 180 n - 900। अब देखो 180 n यहाँ पर है और यहाँ पर है 180 n। 180 n नहीं होगा ये, अरे ये होगा 160 n। 180 थोड़ी होगा, क्योंकि दूसरा आंतरिक कोण हमें कितना दिया गया है? 160 डिग्री। ये मिस्टेक हो गई है ना, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो ये n-5 क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ये 5 आंतरिक कोण के बारे में हमें दिया गया है ना, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो n-5 × 160 डिग्री ये वाला। अब जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 180 n - 360 इक्वल 700 + 160 n - 800। तो देखो 160 जब यहाँ माइनस होगा तो बचेगा 20 n, बचेगा कि नहीं? और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर आएगा माइनस का 100 n, और ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो 360, ये n नहीं आएगा, इसमें n थोड़ी आएगा, ये रहेगा 100 और ये होएगा 360। तो जब इसको करोगे तो आप आएगा 20 n = 260 डिग्री। तो n = 260 / 20, तो कितना आएगा हमारे पास? 13। किस ऑप्शन में दिया गया है हमें? ऑप्शन सी। समझे किस तरीके से सॉल्व करना था? यहाँ पर 180 नहीं 160 रखेंगे, क्योंकि पहला आंतरिक कोण 140 डिग्री का है, दूसरा है 160 डिग्री का, है ना। तो दोनों का सम, इन्हीं दोनों का तो सम इस फॉर्मूले के बराबर होगा ना। समझे किस तरीके से करना? तो हमारा आंसर आया 13, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है। और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का अधिक समय लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। दूरी तो भाई सेम है ना, 600 किलोमीटर ही है। तो पहले में बोला गया है कि मान लीजिए 120 किलोमीटर की वो यात्रा जो कर रहा है वो किससे कर रहा है? ट्रेन से। और बोला गया है कि जो बकाया की बची, तो 600 पूरी 600 किलोमीटर की है, उसमें से 120 जब ट्रेन से होगी तो बची 480, वो हो गई कार से। इनको करने में कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। दूसरे इक्वेशन में क्या बोला गया है कि वो है 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करता है, तो जब 200 ट्रेन से करेगा, अब कितनी बची भाई? अब बची है 400, वो किससे करेगा? कार से। तो बोल रहा है इसको करने में लगता है 8 घंटे 20 मिनट। अब देखो एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारे पास और एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन से यहाँ से टी का मतलब ट्रेन और कार की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है 3:5 का मतलब है कि हम इसे 30:50 मान सकते हैं। भाई मान के देख लो, यानी कि एक को 30 एक को 50। मान लीजिए अगर हमने यहाँ रख दिया 30 और यहाँ रख दिया 50, तो क्या हमारा ये 0 से 0 3 4 जा 12, 0 से 0 5 9 जा, यानी कि ये वैल्यू हमारी चली गई किस में? 13, यानी कि 13 घंटे, जबकि हमारा आना चाहिए 8 घंटे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया गया है 3:4, यानी कि 30
और 40 वैल्यू मान के हम अज्यूम करके कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 30 रखा, टी की जगह 30 रखा, तो यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ रखेंगे 40, कितना 40, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा हमारा 12 टाइम्स, तो ये कितना आ रहा है 16, बट आना चाहिए हमारा कितना 8। तो हम एक काम कर सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं बोलो अब आप, कि हम ये वैल्यू को 60 और 80 मान सकते हैं। अगर हम इनको डबल मान लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डबल आ रहा है, यानी 8 का जो डबल आ रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8 आवर। मतलब सीधा सा ये है, देखिए 120 डिवाइड बाई टी प्लस 480 डिवाइड बाई सी। अगर मैं यहाँ पर 30 और 40 माने थे, लेकिन उसका वैल्यू रखने पर हमारा आ रहा था 16 घंटे, लेकिन आना तो 8 घंटे चाहिए। तो अगर हम इसका डबल रख लें, यानी यहाँ पर रख लें 60 और यहाँ पर रख लें 40, के 8 घंटे आ रहे हैं। तो आप देखो, नहीं यहाँ पर 80, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 2, यानी 2 + 6 कितना आ गया 8 घंटे हमें दिए गए थे। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आंसर हमने ऑप्शन के जो रेशियो दिए थे उनकी वैल्यू को अज्यूम कर कर सॉल्व किया है। समझे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। एक खरगोश 5वीं छलांग उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में कुत्ता तीसरी छलांग पूरी करता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर और कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। यदि खरगोश और कुत्ते का प्रारंभिक अंतर 10 मीटर है तो कुत्ते द्वारा कितनी छलांग में खरगोश पकड़ा जाएगा। एक बात बताइए, एक रहा खरगोश और एक है भाई कुत्ता, करवा दो भाई इनकी रेस। वो कह रहा है कि 2 मीटर, खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, भाई खरगोश एक छलांग में 2 मीटर और कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर, 4 मीटर ये 2 मीटर। अब एक बार बताओ, 5वीं छलांग उतने ही समय में पूरा करता है भाई कौन, खरगोश। तो खरगोश 5वीं छलांग उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में कुत्ता तीसरी छलांग। समझे, यही तो दिया गया। तो ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 12। लेकिन हमें नीचे दिया गया यदि खरगोश और कुत्ते का प्रारंभिक अंतर 10 मीटर है, तो इनमें यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है भाई, इनका अंतर आ रहा है 2 का। ये 2 अंतर ही तो बराबर है किसके, 10 मीटर के। हमसे बोला गया है कि तो कुत्ते द्वारा कितनी छलांगों में खरगोश पकड़ा जाएगा। एक बात बताइए, कुत्ता जितने समय में तीसरी छलांग लगा रहा है, कितनी लगा रहा है भाई, तीसरी छलांग। क्या कर रहा है भाई, तीसरी छलांग। तो आपने यहाँ पर देखा कि कुत्ते की कैसी है, तीसरी छलांग। तो तीसरी का मतलब यही वैल्यू तो बराबर होगी, यही वैल्यू तो बराबर होगी। तो हमसे पूछा गया कि कुत्ते कितनी देर में पकड़ेगा, भाई 2 से इसको कट कर दो 5, यानी ये आ गया 15। कितना आ गया भैया, 15 आ गया हमारा। 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर तो हमें दिया गया था, 10 मीटर तो हमें दिया गया था। ये 10 मीटर क्या था भाई, ये 10 मीटर था इन दोनों के बीच का अंतर। तो 10 मीटर किसकी वैल्यू थी, 2 की। और हमसे बोला गया है कि कुत्ते द्वारा कितनी छलांगों में खरगोश पकड़ा जाएगा। तो कुत्ता कितनी लगा रहा है भाई, कुत्ता तीसरी छलांग पूरी करता है, तो तीसरी छलांग के बराबर रखेंगे हम, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ए एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। भाई इनका रेशियो निकाल लो, ये आ गया 60, इन दोनों का क्या एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। तो इसी रेशियो में हम उनको क्या करेंगे, पैसा उनको देंगे, तो 450 है ना। तो 9 की वैल्यू 450 हो जाएगी, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। हमसे किसकी पूछी गई, हमसे पूछी गई ए का हिस्सा क्या है। भाई ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 के हिसाब से। 1 की 50 से 5 की कितनी हो जाएगी, 250। खत्म, और कुछ करना ही था, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। पहली संख्या का गुणनफल गुणित दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है लासपा और मासपा के गुणनफल की। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 6 मल्टीप्लाई 5040 इक्वल 210। यही तो दिया गया हमें, नहीं नहीं ये नहीं दिया गया, इस साइड रखना है ये। अरे आ जाओ भैया, चलो ये दिया गया है कि एक संख्या 210, तो एक संख्या 210 हो गई, दूसरी संख्या पता नहीं है। इक्वल जैसे आप रखेंगे तो एलसीएम कितना दिया गया हमें, एलसीएम दिया गया 5040 मल्टीप्लाई 6,
तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पर 5040 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 210, 0 से 0 कट। अब देखो 21 दूनी 42, 21 चौको 84 है ना, तो ये आंसर कितना आएगा 24 गुणित 6, तो कितना आ जाएगा ये 144। किस ऑप्शन में दिया गया हमें 144, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए होगे आप लोग, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते होगे। क्वेश्चन नंबर 24, दो नंबर का उत्पाद 45360 है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम कितना होगा, ये भी आप कर लोगे। ये दिया गया है 45360, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल हमें ये दिया गया है, और एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, वही फॉर्मूला है। हमें एचसीएफ दिया गया है 36 मल्टीप्लाई एलसीएम हमसे पूछा गया है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45360 डिवाइड बाई 36, 6 से काट दो, 6 7 42, 3 बचे, 6 5 30, 6 6 36, 0 6 6 36, तो 7560 डिवाइड बाई 6, 6 से इसको फिर काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 6 36, 1260। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे करना था, ये भी सेम फॉर्मूले पर ही बेस था। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का लासपा उनके मासपा का 12 गुना है, संख्याओं के लासपा और मासपा का योग। देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लासपा उसके मासपा का 12 गुना है। अगर लासपा उसके मासपा का 12 गुना है, इसका मतलब है कि एचसीएफ अगर x है तो इसका 12 टाइम्स क्या है एलसीएम। यही तो बोला गया है कि दो संख्याओं का लासपा उसके मासपा का 12 गुना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम ही कितना दिया गया हमें, इन दोनों का सम ही दिया गया है 403, तो 13x इज इक्वल टू 403, तो x इज इक्वल कितना आएगा 13 दूनी 26, 13 3 39, x इज इक्वल टू 31। अब ये 31 क्या आया, ये 31 ऐसा नंबर आया है जो दोनों संख्याओं में होगा, यानी कि ऐसा नंबर, यानी कि कहने का मतलब कि 31 ऐसा नंबर है कि हमसे जो पूछा गया है दोनों संख्याओं उनमें 31 मौजूद होगा, यानी कि 31 के वो गुणनखंड होंगे, 31 के मल्टीप्लाई में जरूर होंगे। तो बताइए इसमें से 31 के मल्टीप्लाई में क्या ये हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता। अब बचे दो, क्या 67 हो सकता, नहीं हो सकता, एक ही बचा है ऑप्शन बी। आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 31 का मतलब उनके 31 के मल्टीप्लाई में हो, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, क्योंकि 3 टाइम्स और 4 टाइम्स हमें दिए गए। समझे आप, चलो चलें। क्वेश्चन नंबर 26, 45, 50 और 30 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करना, देखना आप चुटकियों में कर देंगे। एक बात बताइए, जो संख्या इन नंबरों से विभाजित है, ठीक है ना, विभाजित है तो हमें ऑप्शनों में वो दिखनी चाहिए। इसके लास्ट में 8 आ गया, क्या ये 5 से कभी डिविजिबल होगी, 0 से कभी डिविजिबल होगी, नहीं। अब दूसरा देखो, अब दिए गए हैं 3 नंबर। अब इसमें देखो आप, एक 9 मल्टीप्लाई 5 है, एक 10 मल्टीप्लाई 5 है, एक 5 मल्टीप्लाई 6 है। मेरा कहने का मतलब है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये वाला 9 से डिविजिबल है, नहीं है। ये वाला 9 से डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन बी निकल के आगे हमारे सामने, आगे कुछ सॉल्व करना ही नहीं। समझे आपके नहीं, यानी कि 45 का मतलब है नंबर 9 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये बताइए 9 9 18 और 5 कितने होंगे, 23 23 ही तो होंगे कि नहीं होंगे भाई। 9 5 14, 9 23, 23 कभी 9 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत। ये 9 9 18 तो 20, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, सारे के सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ये तीनों नंबर है ही नहीं ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं, चलो चलें, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 27, पी क्यू किसी काम को 15 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन पी व दूसरे दिन क्यू आगे भी इसी प्रकार से बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। भाई पी और क्यू है, पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में। एलसीएम आ गया 30, 10 15 दूनी 30, यानी कि 2 दिन का काम। पहले दिन अगर पी करेगा, दूसरे दिन क्यू करेगा, तो पहले दिन 3, दूसरे दिन 2, यानी कि 2 दिन का काम हो गया है 5। हमसे बोला गया है कितना काम कराना है, 30। तो यानी कि अगर 30 कराना है तो गुण 6 और इसमें भी गुणा 6, तो कितने आ गए, यहाँ आ गए 12 डेज। और यहाँ पर कितना हो गया, पूरा का पूरा 30 काम। तो 12 डेज किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन ए। समझ गया कि नहीं, क्योंकि पहले दिन पी आएगा, दूसरे दिन क्यू आएगा, तो 2 दिन का पूरा काम 3 और 2 5 हो जाएगा कि नहीं। हमें कितना कराना है, 30, तो हमने इधर अगर 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से करके, तो हमारा आंसर निकल के आया 12 डेज।
क्वेश्चन नंबर 28, अनिल और वैनिल एक ही समय में एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। यदि अनिल की गति से यदि वैनिल की गति अनिल की गति से 5/6, मान लीजिए अनिल की गति वैनिल की गति अनिल की गति से 5/6, यानी अनिल अगर 6 है तो वैनिल 5 है। ये क्या है स्पीड, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, यही होगा कि नहीं। वह अनिल से 1 घंटा 15 मिनट की देरी से गंतव्य पर, भाई यहाँ कितना गैप है, हमें यहाँ दिया गया है 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1 घंटा 15 मिनट। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया वैनिल द्वारा लिया गया समय। भाई ये रहा वैनिल और ये रहा उसका समय, तो समय कितना है ये 6, तो 1 घंटे में 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 आवर 90 मिनट, यानी कि 7 आवर 30 मिनट। क्लियर है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मतलब सी है क्योंकि यहाँ पर भी बी है तो ये सी है। समझ गया कैसे करना था। सबसे पहले आपने क्या किया, भाई दोनों की स्पीड का रेशियो, भाई स्पीड के रेशियो के अपोजिट होता है। क्यों, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है चाल इक्वल दूरी बटे समय। तो जब ये इसके अपोजिट में है तो यानी कि इन दोनों के रेशियो भी अपोजिट में चले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो स्पीड का रेशियो ये रहा तो टाइम का रेशियो हमने उससे निकाल लिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें वो दी गई थी। समझ गया कि नहीं। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए निर्देश प्रत्येक, अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें दिया गया है 7, 8, 20, 43, 107, 232, 448। अब देखो 7 से 8 प्लस 1, यहाँ कितना हो गया प्लस 12, यहाँ कितना हो गया 4 में से 2 गया 23। यहाँ में समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ 7 में से 3 गया 4, 10, 64। यहाँ कितना हो गया 12 में 125। यहाँ पर कितना हो गया 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2। यहाँ हमें समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ समझ में आ गया कि ये लिखा है 4 का क्यूब, ये लिखा है 5 का क्यूब, ये लिखा है 6 का क्यूब। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 का क्यूब, यहाँ होना चाहिए था 2 का क्यूब, यहाँ होता है 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस किया तो 8 आया। 8 में ऐसे ही 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस करेंगे यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 20 की जगह 16। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। 20 की जगह अगर हम 8 प्लस ऐड करते, 8 में 8 तो आता 16। क्यों, आगे हम 3 का क्यूब प्लस करेंगे जो कि होगा कितना 27, तभी तो हमारा यहाँ पर 43 आएगा, तभी तो 43 आएगा कि नहीं। तो हमसे पूछा गया था गलत कौन है, भाई 20 गलत है क्योंकि ये नंबर गलत है, यहाँ पर 16 आता, लेकिन ये गलत लिखा है तो इसलिए ऑप्शन डी। हमसे वही पूछा गया था, गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या ज्ञात करें। समझ गया कि नहीं। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो भी हमने यहीं पर कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आज हमने क्या देखा, 15 तारीख नहीं 13 तारीख की जो शिफ्ट बंद थी उसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।